देश की अर्थव्यवस्था गोल्डीलॉक्स पीरियड में बताई जाती है। ये गोल्डीलॉक्स क्या है? ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडा, सब कुछ एकदम परफेक्ट। वित्त मंत्रालय से लेकर टीवी के प्राइम टाइम तक रोजगार के मोर्चे पर ऑल इज वेल वाला गाना गाया जाता है। पर क्या वाकई में सब चंगा है? ठीक एक महीने पहले का मंजर क्या था? जंतर मंतर पर युवा उतरे थे, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे। पर सिर्फ एजुकेशन सिस्टम की बदहाली की बात नहीं थी, इसके पीछे छिपा था बेरोजगारी का दर्द। और तब PLFS यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का जादुई डेटा हमारी तरफ उछाला गया और कहा गया कि 2017-18 में जो बेरोजगारी दर 6.1% थी वो 2025 में घटकर सिर्फ 3.1% रह गई है। आंकड़ों में सब गुलाबी, पर हकीकत में बदहाली कैसे? इसका पोस्टमार्टम करते हुए इंडियन एक्सप्रेस में सीनियर एसोसिएट एडिटर और आर्थिक मामलों के जानकार उदित मिश्र का एक एक्सप्लेनर छपा है। इस वीडियो में हम उन्हीं आंकड़ों के पीछे की सच्चाई जानेंगे, समझेंगे कैसे पढ़े लिखे युवाओं के लिए एक आदत नौकरी मिशन इम्पॉसिबल सरीखी हो गई है, और वो कौन सा नीट है जिसने देश के 9.25 करोड़ युवाओं को कहीं का नहीं छोड़ा। 4 पॉइंट्स में सारा हिसाब किताब आपको देंगे। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। यदि आप पहली मर्तबा इंडियन एक्सप्रेस हिंदी का वीडियो देख रहे हैं तो ठहर कर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और औरों को भी, दूसरों को भी इसके बारे में ज़रूर बताएं। अब मुद्दे की बात, सबसे पहले बेरोजगारी के आंकड़ों की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार का कहना है कि 2017-18 में जो बेरोजगारी दर 6.1% के साथ 45 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर चली गई थी, वो अब घटकर 3.1% पर आ गई है। लेकिन अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की SWI यानी स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2026 की रिपोर्ट कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। अगर आप 15 से 29 साल के युवाओं का डेटा देखेंगे तो पता चलेगा कि बेरोजगारी दर 2017-18 के 18% से गिरकर 2022-23 में 10% पर आ तो गई, लेकिन उसके बाद से वहीं अटकी है। यानी देश के हर 100 में से 10 युवा आज भी बेरोजगार घूम रहे हैं। क्या ये एम्प्लॉयबल हैं? इस पर अलग से बात करेंगे, पर फिलहाल सवाल ये है कि जिनके हाथ में डिग्रियां हैं उनके हालात कितने खराब हैं। 25-25 साल के जो युवा मुखर्जी नगर से लेकर इलाहाबाद और पटना के 10x10 के कमरों में अपनी जवानी खपा रहे हैं, उनके लिए बेरोजगारी दर है 40%। यानी 25 साल के हर 10 में से 4 ग्रेजुएट पूरी तरह से खाली हैं। जो ग्रेजुएट 25 से 29 साल के बीच हैं उनके लिए बेरोजगारी दर 20% है, जबकि 1983 में 12% थी। चार्ट आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, आप विस्तार से ब्यौरे देख सकते हैं। अब दूसरे चार्ट पर आते हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि हमने क्वांटिटी बढ़ाई है, ज़्यादा नौकरियां दी हैं। 2017-18 में देश की कुल वर्कफोर्स थी 43.3 करोड़, जो दिसंबर 2025 के आते आते 61 करोड़ हो गई। मतलब 17 करोड़ से ज़्यादा लोग काम पर लग गए। हालांकि अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक 2021-22 से 2023-24 के बीच 8 करोड़ 30 लाख नई नौकरियां तो जुड़ी, लेकिन इसमें लगभग आधी यानी 4 करोड़ के लगभग सिर्फ खेती किसानी वाले सेक्टर में पैदा हुई है। ये आंकड़े बताते हैं कि हमारी वर्कफोर्स लौटकर खेतों में जा रही है। और क्यों जा रही है, इसका जवाब मिलता है पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम के इंडियन एक्सप्रेस में छपे ताज़ा लेख में। सुब्रमण्यन बताते हैं कि सरकारी कागजों में जो मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ है वो 11% की रफ्तार से दौड़ रही, लेकिन फैक्ट्रियों से निकलने वाले असली माल IIP यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स की ग्रोथ सिर्फ 6% है। 2025-26 आते आते इन दोनों के बीच 15% का भयंकर झोल पैदा हो गया। सुब्रमण्यन का सीधा सवाल है, जब डेटा ही आपस में कुश्ती लड़ रहा हो तो हम कैसे मान लें कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है? इसका सीधा सा मतलब समझिए, जब फैक्ट्रियों में माल ही नहीं बन रहा और मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ कागजों पर GDP बढ़ा रही, तो वहां से पक्की नौकरियां हवा में तो पैदा होंगी नहीं। फैक्ट्रियों में काम नहीं, इसलिए मजबूर होकर युवा वापस खेतों की तरफ लौट रहा है। एक डेटा और है, सरकार का कहना है कि 2017-18 में जहां 9 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा महिलाएं वर्कफोर्स में थी, 2023-24 में यह आंकड़ा 18 करोड़ 60 लाख के लगभग हो गया। पर ये महिलाएं कर क्या रही हैं? रिपोर्ट कहती है कि 2017 के बाद से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में महिलाओं की संख्या 4 गुना बढ़ गई,
लेकिन उनकी कमाई वही की वही रुकी है। मतलब वो खेतों में काम कर रही हैं, पापड़ अचार बना रही या गाय भैंस का काम कर रही, लेकिन उन्हें कोई सीधा पैसा या ढंग की सैलरी नहीं मिलती। बस सरकारी रजिस्टर में उनका नाम रोजगार वाले कॉलम में दर्ज हो गया, जिससे वर्कफोर्स के नए 61 करोड़ वाले आंकड़े को काफी पुश मिल गया है। और जानकारी दे रहे हैं उदित मिश्र। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो सिर्फ उन लोगों पे निकाला जाता है जो सामने आके बोलते हैं कि हमें जॉब चाहिए। ऐसे लोग सिर्फ 55 से 60% होते हैं टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन के इंडिया में। तो जब हम कहते हैं कि 5% या 10% अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये 5-10% है उन लोगों में जो सामने आके बोल रहे हैं कि हमें जॉब चाहिए, हमें नहीं मिल रहा है, राइट? उनके 5% होते हैं ये। तो अक्सर जो है, क्योंकि हमारे देश में कई महिलाएं खासतौर से पढ़ाई करने के बावजूद डिमांड नहीं करती हैं जॉब, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है हमारे यहां कम आंक पाता है अनएम्प्लॉयमेंट को। अब आते हैं तीसरे बिंदु पर। अर्थशास्त्र में बेरोजगारी दर का सीधा सा नियम है। बेरोजगार वो है जो काम ढूंढ रहा है, काम करने की स्किल रखता है, क्षमता रखता है, लेकिन उसे मिल नहीं रहा। लेकिन भारत जैसे देश में जहां सिस्टम थका देने वाला हो, वहां पर क्या होता है? एपीयू की एसोसिएट प्रोफेसर और एसडब्ल्यूआई रिपोर्टर की को राइटर रोजा अब्राहम इस राज से पर्दा उठाती हैं। वो कहती हैं कि भारत में लाखों युवा, खासकर महिलाएं, जब बरसों तक काम ढूंढने के बाद थक जाती हैं या उन पर शादी और समाज का दबाव पड़ता है, तो वो काम खोजना बंद कर देती हैं। इससे ये आंकड़ा और समझ में आएगा आपको। और जैसे ही काम की खोज बंद होती है, सरकारी आंकड़े उन्हें लेबर फोर्स से बाहर कर देते हैं। मतलब सरकार उन्हें बेरोजगार मानती ही नहीं, क्योंकि अब वो रोजगार तलाश नहीं रही। वो सिस्टम के लिए अदृश्य हो जाते हैं। अगर हताश होकर घर बैठ गए, इन करोड़ों लोगों को हमने बेरोजगार मान भी लिया, तो जाहिर है कि 3.1% वाली बेरोजगारी का आंकड़ा और भी ज्यादा होगा। तो फिर ये असली आंकड़ा मिलेगा कैसे? इसके लिए चलते हैं चौथे और आखिरी बिंदु पर, जो हमें ले जाता है नीट की तरफ। और ये नए तरह का नीट है, नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और ट्रेनिंग। ना रोजगार में है, ना पढ़ाई कर रहे हैं, और ना ही किसी स्किल को सीख रहे हैं, किसी ट्रेनिंग में है। ये नया नीट है। गौर से सुनिए, ये वो युवा हैं जो ना तो किसी स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं, ना कोई स्किल कामकाज सीख रहे हैं, और ना ही कहीं रोजगार मिला है। पूरी तरह से खाली बैठे हैं। इस साल मार्च में जारी हुए आधिकारिक PLFS डेटा के मुताबिक भारत के 25% युवा इसी नीट कैटेगरी में आते हैं। अब जरा इस 25% का गणित लगाइए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक 2026 में भारत में 15 से 29 साल के युवाओं की कुल आबादी है 36 करोड़ 80 लाख। हम दुनिया के सबसे युवा देश हैं। ये 36 करोड़ 80 लाख का 25% होता है करीब 9 करोड़ 20 लाख। यानी दुनिया के सबसे युवा देश के 9 करोड़ 20 लाख युवा खाली बैठे हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर में बदलता चला जा रहा है। 15 से 29 साल की उम्र में आम तौर पे आप कहेंगे कि बहुत सारे लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। जो पढ़ नहीं रहे होंगे वो या तो एम्प्लॉयमेंट में होंगे या किसी तरह की ट्रेनिंग में होंगे, ताकि स्किलिंग कर रहे हो, अगले साल जॉब मिल जाए। अब अगर आप ये देखें कि ऐसे कौन से कितने लोग हैं भारत की अर्थव्यवस्था में जो 15 से 29 साल में हैं और ना एजुकेशन में है, ना एम्प्लॉयमेंट में है, ना किसी ट्रेनिंग में है, वो नंबर 2026 के जो पॉपुलेशन प्रोजेक्शन है, जो गवर्नमेंट का पॉपुलेशन प्रोजेक्शन है, उसके हिसाब से 15 से 29 साल की टोटल जनसंख्या इंडिया में अराउंड 37 करोड़ है। 367 मिलियन, या आप मोटा मोटी 37 करोड़ मान के चलिए। ये दुनिया में ऐसी कोई कंट्री नहीं जिसके पास इतने यंग लोग हों। इनमें से 25% गवर्नमेंट का ही आंकड़ा है, PLFS जो देता है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो 2025 के लिए निकाला है, उन्होंने बताया कि 25% ऐसे लोग हैं 15 से 29 में जो नीट में हैं, मतलब नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो ये है कुल जमा हकीकत गोल्डीलॉक्स इकॉनमी की। आपको पुराने ढर्रे पे कुछ बताना होता, स्कूल के ज़माने की याद की पंक्तियां सुनानी होती, तो दुष्यंत कुमार को दोहरा देता, जो लिख गए हैं। कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। आप इस सूरत हाल पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको लगता है कि ज़रूरी खबर है तो इस वीडियो को साझा करें। जिस भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस हिंदी के साथ ज़रूर जुड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया।